गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम कॉलोनियल सिटीज के चैप्टर में टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसमें हम 3 जगहों की मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे की बात करने वाले थे। मद्रास की डिस्कशन हमने पूरी कर ली थी। इसमें हमने देखा था कि कैसे वाइट टाउन और ब्लैक टाउन में डिफरेंस था, अलग अलग जगहों से कैसे फ्रेंच से प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को फोर्ट क्रिएट किया गया, उस जगह को बढ़ाया गया और वहां पे सिर्फ यूरोपियंस रहते थे। इवन इफ अगर कोई इंडियन किसी यूरोपियन से शादी कर ले, तब भी वो उस टाउन में नहीं रह सकता था, उस फोर्ट में नहीं रह सकता था। और यहाँ पे ये था वाइट टाउन, और इसे ब्लैक टाउन को बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये हमने पूरा पढ़ा था। अब इसके बाद अब हम मद्रास से आगे बढ़ के अब हम कैलकटा की टाउन प्लानिंग को देखने वाले हैं। टाउन प्लानिंग इन कैलकटा। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करने का। तो अगर हम मॉडर्न टाउन प्लानिंग की बात करें, तो अगर आपको प्लानिंग करनी है, एक नया टाउन बनाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर आपके पास मैप होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक जिसको आप कह सकते हो एक लेआउट होना चाहिए कि किस तरीके से हम हर जगह को, जैसे ये अगर एक जगह है तो इसमें हर जगह किस पर्पस के लिए यूज की जाएगी, कहाँ क्या होगा, तो उस पूरी चीज की एक प्लानिंग की जाती है। आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट वो एक विजन है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि जो स्टेट की पावर है अर्बन लाइफ और अर्बन स्पेस के ऊपर, कि वो किस तरह से उस जगह को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि अर्बन जो स्पेस है, ये पूरी जगह है, इसमें किस तरीके से होगा ये किसके हाथ में, ये स्टेट के हाथ में है। और वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वो वहां पे वो चीज को डेवलप कर सकते हैं। तो वो अपनी पावर दिखाने के लिए अर्बन लोगों के ऊपर और वहां की जगह के ऊपर वो उस तरीके की डेवलपमेंट में उनकी पावर होती है। अब काफी सारे रीजंस हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रीजंस क्या थे कि ब्रिटिश ने कैलकटा की टाउन प्लानिंग खुद की। प्लानिंग फ्रॉम द अर्ली ईयर्स, जब बंगाल पे रूल शुरू हुआ उसके बाद से हर जगह की टाउन प्लानिंग उन्होंने अपने हाथ में क्यों ली। तो वन फर्स्ट रीजन, इमीडिएट रीजन था डिफेंस। क्योंकि जब आप खुद टाउन बनाते हो तो आपको पता होता है कहाँ क्या चीज है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अटैक से डिफेंस करने के लिए उन्होंने ये बनाया। इसमें एक एग्जाम्पल के तौर से 1756 में सिराजुद्दीन दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कैलकाटा पे अटैक किया और जो स्मॉल फोर्ट था जो ब्रिटिश ट्रेडर्स ने बनाया था, वो बिल्ट, वहां पे सारे गुड्स रखे जाते थे, तो उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 1756 की बात है। तो उसके बाद से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स कंटिन्यूसली क्वेश्चन कर रहे थे सॉवरेनिटी ऑफ द नवाब। दे वर रिलक्टेंट कि वो कोई भी कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करेंगे एंड एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट। सो सिराजुद्दीन दौला ने अपनी अथॉरिटी को एजर्ट करना शुरू किया कि भाई, ये तब की बात चल रही है जब बंगाल के एरिया में नवाब सिराजुद्दीन दौला का रूल चलता था। तो वहां पे जो इस एरिया में, सपोज यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स रहते हैं, इन ट्रेडर्स ने क्या बोला कि हम आपको अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे। और सब्सिक्वेंटली फिर ये 56 की बात है। इसके बाद 1 साल के बाद सिराजुद्दीन दौला को बैटल ऑफ प्लासी, जो कि काफी पॉपुलर बैटल है और ये पूछा भी जाता है बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी, तो इसका आंसर है 1757। तो 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, उसमें सिराजुद्दीन दौला को हरा दिया था। किसने हराया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक नया किला बनाना पड़ेगा और वो जो किला होगा
उसका डिफेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी आके उसको ऐसे ही तहस नहस ना कर सके। अब कैलकटा भी ग्रो हुआ और 3 विलेजेस जो कैलकटा की इंपॉर्टेंट थी जो ग्रो हुई वो थी सुतांती, कोलकाता और गोविंदापुरम। ये 3 ऐसी विलेजेस हैं जो कैलकाटा में सबसे ज्यादा ग्रो हुई। जैसे अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉटन और जूट की इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, लेकिन क्या पूरा इंडिया डेवलप हो रहा था? नहीं हो रहा था। कुछ ये मेजरली मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे और कुछ छोटी छोटी जगहें थी जो सिर्फ डेवलप हो रही थी। तो ठीक उसी तरह से ये 3 विलेजेस सबसे ज्यादा डेवलप हो रही थी। अब कंपनी ने क्या किया, जो गोविंदपुर था ये इनका जो सदर्न मोस्ट विलेज थी ऑफ गोविंदपुर, एंड ट्रेडर्स एंड वीवर्स को बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, इस जगह को पूरा साफ कर दो। तो अगर हमें इसे समझना हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि सपोज ये आपका बंगाल है, कैलकाटा कह लो आप इसको। इसमें से 3 विलेज हैं जो काफी पॉपुलर हैं, उसमें से एक है ये गोविंदपुर। अब गोविंदपुर में इन्होंने यहाँ पे जो लोग रहते थे वहां के पूरे एरिया को, सदर्न मोस्ट वाले जो पूरा एरिया था उसको क्लियर कर दिया, और जो वहां पे ट्रेडर्स रहते थे, वहां पे वीवर्स रहते थे, उन्हें क्या बोला कि आप यहाँ से चले जाओ अराउंड द न्यू फोर्ट विलियम। और उन्होंने, क्योंकि इस एरिया के आसपास कोई अटैक ना कर पाए तो खुली स्पेस छोड़ी। देखो अगर यहाँ पे पेड़ हैं, फॉरेस्ट है या बहुत सारे घर हैं तो कोई भी बाहर से अटैक करने आएगा तो वो यहाँ छुप सकता है और फोर्ट पे अटैक कर सकता है। लेकिन अगर ओपन स्पेसेस रखी जाएंगी तो कोई छुप नहीं पाएगा और दूर से भी दिख जाएगा। तो ये अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी जो वो लोग यूज किया करते थे। तो ओपन स्पेसेस आने लग गई जिनको मैदान कहा जाता था, आज भी कहते हैं ना खुला मैदान है। तो मैदान क्या, ओपन एरिया है, गरीर मत। तो वो जो एरिया है ये खाली जगह है, किस जगह पे, किले के आसपास। क्यों है? ताकि अपना डिफेंस, कोई बाहर से अटैक करे तो दूर से ही दिख जाए। ये क्यों किया गया था? ताकि सीधा स्ट्रेट लाइन ऑफ फायर होगी फोर्ट के अगेंस्ट। कोई भी अगर एनिमी आए उसको सीधा वहीं से ही दूर से देख के उसको शूट किया जा सके। जब ब्रिटिश इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि अब वो उनकी कैलकाटा में परमानेंट प्रेजेंस थी। देखो अगर आपको पता चल जाए कि मैंने दिल्ली में परमानेंट रहना है या मैंने बॉम्बे में परमानेंट रहना है, तभी आप वहां पे एक घर खरीदोगे, नहीं तो आप रेंट पे रहोगे या आप नहीं रहोगे वहां पे अगर आपको जरूरी नहीं है। तो जब ठीक उसी तरह जब तक ब्रिटिशर्स को ये पक्का नहीं था कि वो कैलकाटा में रहना चाहते हैं, तब तक वो टेम्पररी तरीके से रहते थे, उन्होंने कितनी मेहनत नहीं की कभी भी। सॉरी। जब उनको ये कंफर्म हो गया कि अब वो परमानेंटली कैलकाटा में रहने वाले हैं, तब उन्होंने फोर्ट के आसपास का जो एरिया था वहां पे मूव आउट करना शुरू किया। क्योंकि आप एक किले में कितने ही लोग रह सकते हैं और कितने दिन तक रहेंगे, लोग आसपास भी तो बाहर भी निकलेंगे। तो निकलना शुरू किया, बिल्डिंग रेजिडेंसेस जो पेरिफेरी ऑफ मैदान। देखो अगर हम बंगाल में सपोज इस फोर्ट का स्ट्रक्चर सोचे, जो इन्होंने कैलकाटा में जिस एरिया में इन्होंने फोर्ट बिल्ड किया उसके आसपास खुले मैदान छोड़े ताकि ओपन फायरिंग कर सके सीधा अगर कोई भी इनको दिखता है। सपोज जैसे ये एक जगह है, ये फोर्ट है, इसके आसपास कुछ जगह को इन्होंने खाली छोड़ दिया। अब खाली छोड़ने वाली जगह के बाद सपोज ये पेरिफेरी यानी कि बिल्कुल उसके साथ साथ लगा हुआ, तो साथ लगी हुई जो जगह है, बाकी की खाली जगह है, यहाँ पे भी लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो ये जगह भी रेजिडेंशियल एरिया होने लग गया, लोग यहाँ पे अपने घर बनाने लग गए। और इस तरीके से जो मैदान के आसपास का एरिया था वहां पे भी इंग्लिश सेटलमेंट धीरे धीरे बढ़ने लग गई, वास्ट ओपन स्पेसेस जो थी वो भी बढ़ी। और कोलकाता जो था ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट टाउन था जिसमें प्लानिंग के मेजर्स लिए गए, एक प्रॉपर तरीके से प्लान किया गई हर चीज और हर चीज हुई। जैसे अभी इससे पहले जब हमने मद्रास का देखा था तो मद्रास में क्या हुआ, पहले व्हाइट टाउन में लोग रहते थे, उनके बाद उनको लगा कि दीवार के यहीं पे ही ब्लैक लोग रह रहे थे, बाद में उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया नॉर्थ की तरफ। तो ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी एक तरीके से, लेकिन कैलकाटा में फर्स्ट सिग्निफिकेंट ऐसा टाउन था जहां पे प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके हर चीज को किया गया था।
हिस्ट्री ऑफ जो टाउन प्लानिंग ऑफ कैलकाटा है वो सिर्फ एक किला बनाने पे एंड नहीं होती है, या उसके आसपास जो खाली मैदान, जो स्पेसेस, ओपन स्पेसेस बनाई गई। इसके बाद जब हम 1798 में लॉर्ड विल्सी जो कि गवर्नर जनरल बने, उन्होंने गवर्नमेंट हाउस बनाए, बड़े बड़े पैलेस बनाए खुद के कैलकाटा में रहने के लिए, और जो अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश थी उसको दिखाने के लिए कि यहाँ पे ब्रिटिश की अथॉरिटी है, उन्होंने वहां पे उस तरीके की चीजें बनाई। और जो इंडिया का पार्ट था, मतलब सपोज अगर ये एरिया ऑफ कैलकाटा है, अगर यहाँ पे ये फोर्ट बना रहे हैं, ओपन स्पेसेस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जगह इन्होंने ब्लैक टाउन के तौर से इंडियंस को भी दी होगी। तो जो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विल्सली, इनको कंसर्न शुरू हुआ कि जो ये इंडिया का पार्ट है इस सिटी का, वो बहुत क्राउडेड है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, एक्सेसिव वेजिटेशन है, डर्टी टैंक्स एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। उनको इस कंडीशन के कारण डर लगने लगा, क्योंकि जो पॉइजनस गैसेस यहाँ से उड़ती हैं वो तो उनके यहाँ पे भी जाएंगी। तो सीम्ड अनहेल्दी, और उनको ये डर था कि कहीं उनको ब्लैक की लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंडियंस को कुछ भी हो जाए, उनको था कि इनसे हमारी लाइफ भी तो इफेक्ट हो सकती है। तो उस तौर से इनका कंसर्न बढ़ने लगा। जो ओपन स्पेसेस थी, उन्होंने सोचा कि अब हमें सिटी को थोड़ा हेल्दी बनाना पड़ेगा, और 1803 में ऑन द नीड ऑफ टाउन प्लानिंग एक कमिटी को सेटअप किया गया कि आप प्रॉपरली टाउन प्लानिंग करो। बड़े सारे बाजार जहाँ पे मार्केट लगती थी, घाट्स जो रिवर के आसपास का एरिया होता है, बरियल ग्राउंड जहाँ लोग डेथ के बाद बरी करते हैं, टेनरीज, इन सब जगहों को साफ कर दिया गया। क्यों साफ कर दिया गया? कि भाई हमें सबकी हेल्थ देखनी है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो बाजार भी हटा दो, घाट भी हटा दो। क्यों? क्योंकि हेल्थ है। ये प्रोजेक्ट क्लियरेंस, मतलब हर जगह को साफ करना, और टाउन प्लानिंग, ये चीज शुरू होने लग गई। और ये कब हुई? 1803 में, जब एक कमेटी बनाई गई थी। इस टाइम पे भी गवर्नर जनरल लॉर्ड वीसली ही हैं। अब जब वीसली जी का डिपार्चर हो गया, अब वो गवर्नर जनरल नहीं थे, उसके बाद एक लॉटरी कमेटी, ये लॉटरी कमेटी पे भी क्वेश्चन आता है कि ये कब बनी? 1817 में, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। ये लॉटरी कमेटी क्यों इसका नाम पड़ा? ये क्वेश्चन आ सकता है कि लॉटरी कमेटी क्यों इसको बुलाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, क्योंकि जो फंड्स मिलते हैं टाउन से, वो पब्लिक लॉटरीज के थ्रू जो रेस किए जाते हैं, उनसे ही ये पूरी के पूरे एरिया का इम्प्रूवमेंट का काम होता है। और शुरुआती 19th सेंचुरी में ये फंड सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक माइंडेड सिटीजन्स की, वहां की जो जनता होती थी वो ये पैसे देती थी, और नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफ द गवर्नमेंट। उन लोगों, वो लोग उस वक्त क्या था 19th सेंचुरी के शुरू शुरू में, कि ये पब्लिक की ड्यूटी है और पब्लिक लॉटरी कमेटी को पैसे दे। तो पहला पॉइंट तो ये था कि ये क्यों इसको कहा जाता है। दूसरा कि 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में कौन पैसे देने को कह रहे हैं? वो पब्लिक माइंडेड सिटीजन, जो अपने आप को एक अच्छा सच्चा सिटीजन है, जो अपने आप को मानता है कि मैं सिटीजन हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग इसको पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली सिर्फ गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रही। तीसरा पॉइंट आप लॉटरी कमेटी पे लिख सकते हो कि लॉटरी कमेटी जो थी ये कमीशन करती थी नए मैप्स को, सिटी की प्लानिंग को। मैप बनाया जाता है, पहले बचपन में भी हम देखते थे ऐसे मैप होते थे कि ये ब्लू कलर लेक को दिखाता है, ग्रीन कलर ट्रीज है, ब्राउन कलर ऐसे ऐसे रेलवे ट्रैक है, ऐसे मैप्स बनते हैं। उस तरीके के नए नए ये मैप बनाते थे एरिया के, कॉम्प्रिहेंसिव नई पिक्चर कैलकाटा की दिखाने के लिए। और जो ये कमिटीज की मेजर एक्टिविटी होती थी, इनकी मेजर एक्टिविटी क्या थी? सड़कें बनाना इंडियन पार्ट में ऑफ द सिटी, जहाँ पे ब्लैक टाउन जिसको कह रहे हैं, जहाँ इंडियंस रह रहे हैं, उन जगहों पे बिल्डिंग्स बनानी, रोड बिल्ड करना, और जो वहाँ की रिवर है उसके बैंक को साफ करना, क्योंकि रिवर में भी लोग गंद फेंक देते हैं और रिवर पॉल्यूट हो जाती हैं, तो उसको साफ करना, ये सब काम कमेटी का मेजर काम होता था। क्योंकि उनको इंडियन टाउन को, क्योंकि ब्रिटिश का जो एरिया था वो लगभग बहुत साफ होता था, प्रॉब्लम सारी इंडियन टाउन्स में होती थी, तो कैलकाटा के उस एरिया को क्लीन करने का इनका टारगेट होता था। काफी हट्स को हटा दिया गया, जो लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनको हटा दिया गया।
और डिस्प्लेस्ड द लेबरिंग पुअर, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो लेबरिंग पुअर है, उनको हटा दिया गया। और वो कैलकटा के आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहर के एरिया में, अभी तक जैसे सपोज वो कैलकटा के अंदर के हिस्से में रह रहे थे, अपनी एक छोटी सी हट में रह रहे थे। अब जैसे सपोज यहाँ पे ब्लैक टाउन में लोग रह रहे थे, इनको यहाँ से हटा के बाहर यहाँ के एरिया में, कहते हैं ना आउटस्कर्ट, जो साथ में लगा हुआ बाहर का एरिया है, वहां पे इन लोगों को मजबूरन रहना पड़ा, क्योंकि इनको मेन एरिया से हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इतनी सारे एक्शंस लिए जा रहे थे, थ्रेट ऑफ एपिडेमिक्स, महामारी जिसे कहते हैं, वो भी आने लगे। और अगले कुछ सालों में टाउन प्लानिंग इस बात को ध्यान में रखते हुए हो रही थी, लेकिन कॉलेरा स्प्रेड होने लग गया। कॉलेरा भी एक बीमारी है 1817 में, और 1898 में प्लाक ने अपीयरेंस की, और इसके कारण काफी सारे लोगों, काफी सारी डिसीजेस हो रही थी, डेथ हुई, और मेडिकल साइंस को इस्टेब्लिश करने की जरूरत लगी, कॉज डिसीज हैड नॉट येट बीन इस्टेब्लिश्ड। और मेडिकल साइंस में ये डिसीज को इस्टेब्लिश नहीं किया जा पा रहा था। इसको गवर्नमेंट ने बेसिस ऑफ द एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द टाइम कि जो लिविंग कंडीशन है, क्योंकि उस वक्त लोगों को कॉलेरा की बीमारी के बारे में नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस वक्त जो सबको समझ आया, उन लोगों ने क्या बोला कि जो लोगों की रहने की कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, और उसके कारण ये डिसीजेस स्प्रेड हो रही हैं। तो डायरेक्ट कोरिलेशन, यानी कि लिविंग कंडीशन, जैसे आप रहते हो, उसका सीधा सीधा असर किस पे हो रहा है, आपकी डिसीजेस जो ये बढ़ रही हैं। तो यानी कि लोगों के रहने का कंडीशंस अच्छी नहीं है। इस व्यू को काफी सारे इंडियन मर्चेंट्स ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर और रस्तम जी। इन इन लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि कैलकटा को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है, ये बहुत इनसैनिटरी होता जा रहा है, डायरेक्ट सनलाइट तक नहीं आ रही है, हवा बहुत ज्यादा सर्कुलेटिंग हो चुकी है, मतलब कहते हैं ना कि फ्रेश एयर ही नहीं आ रही है। दैट्स वाई जो वर्किंग पीपल हैं, वो लोग हट्स या फिर जो बस्ती, वहां पे रहना पड़ रहा है उनको, और उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है। और जो गरीब इंसान हैं, उन लोगों की जॉब्स नहीं मिल रही, वो लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, और दूसरे पार्ट्स ऑफ द सिटी में जाने पे मजबूर हो रहे हैं। फायर्स, क्योंकि बिल्डिंग में रेगुलेशन सिस्टम नहीं है। आजकल आप बिल्डिंग में देखो, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, लेकिन उनमें फायर रेगुलेशन सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके कारण काफी जगहों पे आग लग रही थी, और काफी सारी हट्स में, जो लोग बस्ती में रहते थे, उनके घरों में भी आग लग गई। और बाद में जो हट्स थी, जहाँ पे लोग बस्ती में रहते थे, इनको बैन ही कर दिया गया 1836 में। और जो टिल्टेड रूफ होती है उसको मैंडेटरी कर दिया, जो ऐसे करके टिल्ट करके रूफ होती है उसको मैंडेटरी किया गया। बाद में ऑफिशियल इंटरवेंशन हुई, और अब कोई भी टाउन प्लानिंग नहीं हो रही थी, बस गवर्नमेंट और इनहैबिटेंट्स जो थे वो प्लानिंग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट ओवर ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ टाउन प्लानिंग इंक्लूडिंग फंडिंग, अब जो नई नई हट्स थी, डेवलप द ब्रिटिश पोर्शन ऑफ द टाउन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एरिया, कि ब्रिटिश पोर्शन को अच्छे से अच्छा करने के तौर से जो बाकी के एरिया थे उन पे इफेक्ट आ रहा था। मतलब सिर्फ इनको अपना एरिया अच्छे करने में ही इंटरेस्ट था, ब्रिटिश पोर्शन को एक्सपेंस पे बाकी एरियाज पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। रेशियल डिवाइड जो वाइट और ब्लैक में था, वो नया बेस हो गया उसमें। अब वो वाइट और ब्लैक, ये तो कलर के बेस पे था ना, अब वो हेल्दी और अनहेल्दी के बेस पे हो गया। जो म्यूनिसिपैलिटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनफेयर बायस, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी में कुछ इंडियन लोग भी थे, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आज भी है, और वो इन सब चीज़ों पे, हेल्थ, सड़क बनाना और प्रॉपर हेल्थ मेंटेन हो, सीवेज, गार्बेज का डिस्पोजल, ये सब काम म्यूनिसिपल के अंडर आता है। तो तब जो इंडियन कुछ होंगे म्यूनिसिपल में, वो लोग प्रोटेस्ट करते थे कि जो यूरोपियन पार्ट है उसकी तरफ ज्यादा फेवर दिखाया जाता है, हर काम अच्छा वहां पे होता है, और इंडियन वाले एरिया में कोई भी अच्छे से पॉलिसी नहीं होती। और इसके कारण पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा था, और जो पॉलिसीज थी
लोगों के अंदर उसके अगेंस्ट गुस्सा आ रहा था, एंटी कॉलोनिज्म, कि हमें अब ये ब्रिटिशर्स की गुलामी नहीं सहनी है, और इंडियंस के अंदर वो नेशनलिज्म कि अंग्रेजों तुम जाओ अब यहाँ से, वो वाली जो फीलिंग थी अब वो यहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे इस ग्रोथ ऑफ दिस एम्पायर। किस एम्पायर? ब्रिटिश एम्पायर। इंक्रीजिंगली इंक्लाइंड टू सिटीज इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, क्योंकि इनकी ये मेन कैपिटल्स बन गई थी, और इनकी पूरी अथॉरिटी, इनकी पूरी पावर आपको इन तीन जगहों पे दिखेगी ब्रिटिश की। और ये क्या क्लेम करते थे कि हम लोग बहुत जो वेस्टर्न तरीके की चीजें हैं हम वो यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियंस तो सिविलाइज है नहीं, हम उनको सिविलाइज करेंगे, हम सिटीज को प्लान कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब हमने कैलकाटा के बारे में पढ़ लिया, अब हम बॉम्बे की तरफ चलते हैं। तो बॉम्बे में अगर आप जाओगे तो ये वन वे आर्किटेक्चर ऑफ बॉम्बे में, तो यहाँ की जो टाउन प्लानिंग है इसमें मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। बिल्डिंग्स इन दिस सिटी में आपको फोर्ट्स दिखेंगे, यानी कि किले, गवर्नमेंट ऑफिसेज जहाँ पे ऑफिशियल्स काम करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जैसे कि टेम्पल्स होंगे या फिर चर्चेस बनाए जा रहे होंगे, कॉमनरेटिव्स, टावर्स हो गए, और कमर्शियल डिपोर्ट्स, इवन डॉक्स, क्योंकि ये वाला जो एरिया है बॉम्बे जो है इसके साइड में सी है, तो डॉक्स वाला एरिया, ब्रिजेस भी बनाए जाते थे। प्राइमरी फंक्शन क्या था कि इस पूरे एरिया को अच्छे से मैनेज किया जा सके, सारा का सारा जो कॉमर्स और ट्रेड हो रहा है वो बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से हो जाए। इसके कारण जो इंपीरियल पावर थी, जो ब्रिटिश की पावर है, उसको दिखाने के लिए, नेशनलिज्म और रिलीजन को ग्लोरीफाई करने के लिए ये सब स्ट्रक्चर्स किए जा रहे थे। बॉम्बे इनिशियली 7 आइलैंड्स थे। ये एक तरीके से हिस्ट्री है बॉम्बे की कि बाद में कैसे वो कनेक्ट हुए। तो बॉम्बे इनिशियली 7 आइलैंड्स थे, धीरे धीरे बॉम्बे बढ़ा, यहाँ पे काम बढ़ा, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, लोग यहाँ आने लग गए, पॉपुलेशन यहाँ बढ़ने लग गई। तो इन आइलैंड्स को, जैसे 7 अलग अलग आइलैंड थे, इनको ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, और एक बड़ी सिटी बना दी गई, और कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया इसको कहा गया। तो प्रीमियम जो पोर्ट था बॉम्बे का वो वेस्टर्न कोस्ट पे था, और वहां से इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अगर ब्रिटेन कोई सामान जा रहा है या किसी और फॉरेन कंट्री में जाना है तो इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन पोर्ट से किया जाता था। एक सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जो बॉम्बे से जाती थी वो थी ओपियम। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्टेड टू चाइना, और इंडियन मर्चेंट्स और मिडिल मर्चेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और बॉम्बे की इकोनॉमी डायरेक्टली मालवा इंटीग्रेटेड थी, राजस्थान सिंध, जहाँ पे ओपियम ग्रो होता था। ये पूरी लाइन थी राजस्थान सिंध से होते हुए, क्योंकि सिंध आज के पाकिस्तान के एरिया में, वहां से राजस्थान, मालवा और बॉम्बे की इकोनॉमी ये डायरेक्टली लिंक थी। क्यों? क्योंकि ओपियम के कारण एक जगह पे ग्रो हो रहा है, एक जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर रीच हो रहा है, फिर वहां से आगे जाके एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल कोलैबोरेशन करती थी। इससे क्या हो रहा था, जो इंडियन कैपिटलिस्ट, जो इंडियन बिजनेसमैन जो ओपीएम के काम में थे, उनको भी प्रॉफिट हो रहा था, और इसके कारण कुछ ऐसी कम्युनिटीज उभर के आई जो बॉम्बे कैपिटल, जैसे पारसीज, मारवाड़ी, कोंकानी, मुस्लिम्स, गुजराती, बनिया, बोहरा, जोर्स और अनमानियन, ये ऐसी कम्युनिटीज थी जो बिजनेस कम्युनिटी के तौर से उभरने लगी। और इससे पहले हमने जब सिविल वॉर की बात की थी, हमने देखा था कि कैसे हमारी कंट्री में कॉटन की डिमांड बहुत बड़ी थी। कब बड़ी थी? जब अमेरिका में सिविल वॉर 1861 में स्टार्ट हुआ था। अमेरिका के साउथ ने इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन बेचनी बंद कर दी थी, तो अब सबको था कि कॉटन कहीं से तो आए, तो इंडिया में ढूंढा गया और इंडिया में कॉटन मिली। उसके कारण इंडिया की कॉटन की डिमांड बढ़ गई, प्राइमरीली दक्कन के एरिया में। इंडियन मर्चेंट्स और मिडिल जो मेन थे, इन्होंने ओपीएम के साथ साथ इन्होंने कॉटन को भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर से देखा, और हमने देखा था कैसे किसानों को बहुत ज्यादा लोन दिया जा रहा था क्योंकि वो कॉटन ग्रो कर रहे थे, और इस वक्त मर्चेंट्स को बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुआ। 1869 में स्विस कैनाल ओपन कर दी गई।
इसने बॉम्बे के लिंक वर्ल्ड इकोनॉमी से और ज्यादा बढ़ा दिए। बॉम्बे की गवर्नमेंट और इंडियन मर्चेंट्स, बॉम्बे गवर्नमेंट, तब हम कॉलोनियल रूल के अंडर हैं तो ये जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, और जो इंडियन मर्चेंट जिनको लोकल ट्रेड के बारे में पता है, डिक्लेयर्ड बॉम्बे अर्ब्स प्रिमा इन इंडिस। ये लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया। तो इन कम्युनिटीज ने और गवर्नमेंट ने इनको, जिनको इतना प्रॉफिट हो रहा था, इन्होंने इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी डिक्लेयर कर दिया बॉम्बे को। लेट 19th सेंचुरी तक बॉम्बे के जो बिजनेसमैन थे वो नए वेंचर्स ढूंढ रहे थे, जैसे कि कॉटन मिल्स। और कॉटन मिल्स दे आल्सो पैटर्नाइज्ड बिल्डिंग एक्टिविटी इन द सिटी। उन लोगों ने बिल्डिंग्स भी बनाई और कॉटन मिल बॉम्बे में सेटअप होने लग गई। इससे मिड 19th सेंचुरी में और ज्यादा व्यापार बढ़ा। और एक चीज जो अभी यहाँ पे हम कॉटन की बात कर रहे थे, अब सेकेंड बात हम करते हैं रेलवे की। रेलवे भी एक्सपैंड हो रहा था मिड 19th में, शिपिंग हो रही थी। इससे पहले हमने ओपीएम की भी बात की थी। ये पॉइंट्स है जो आप बॉम्बे वाले में लिख सकते हो। इससे क्या हुआ, जब आपका शिपिंग इतनी अच्छी है, रेलवे इतनी अच्छी है, तो आप एडमिनिस्टर करोगे, आप एरिया को बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाओगे। इसके कारण नई नई बिल्डिंग सेटअप होने लग गई। अब जो कल्चर था, उस कल्चर को दिखाने के लिए उनके स्टाइल में बिल्डिंग्स बनती थी। देखो, अगर आप किसी यूरोपियन स्टाइल में किसी देखोगे बनी हुई बिल्डिंग को, या किसी आप इंडियन फोर्ट को बने हुए देखोगे, तो उनके तरीके में फर्क है। तो वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए करते हैं। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल यूरोपियन होता था, यूरोपियन स्टाइल से हर चीज बनाई जाती थी क्योंकि वो अपने विजन को दिखाना चाहते थे। और फर्स्ट पॉइंट यूरोपियन स्टाइल में क्यों बनाया जाता था वो ये था कि वो ब्रिटिश की डिजायर थी कि वो एक एलियन कंट्री में, वो एक दूर देश में रह रहे हैं, ब्रिटेन से, अपने घर से बहुत दूर है, तब भी उनको एक सेंस ऑफ अपनापन आए कॉलोनी में, इसके लिए वो बनाते थे। दूसरा, ब्रिटिश फेल्ट कि यूरोपियन स्टाइल, उनकी जो पावर है, उनकी जो सुपीरियोरिटी है, कि वो रूलर है, उसको दिखाने में उनकी हेल्प करेगा। और उनको ये भी लगा कि जो यूरोपियन है वो डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन कॉलोनियल मास्टर्स और इंडियन सब्जेक्ट्स को मार्क करेगा। तो इसको दिखाने के लिए कि भाई हम अलग हैं और तुम अलग हो और हम तुमसे ज्यादा सुपीरियर हैं, ये सब चीजों को दिखाने के लिए वो हमेशा यूरोपियन स्टाइल यूज करते थे। इनिशियली जो बिल्डिंग्स होती थी वो ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स होती थी। जैसे ये आप देख रहे हो, ये एक बंगलो है, ये बॉम्बे में बनाया गया। पहले जो इंडियंस घर बनाते थे वो अपने पुराने तरीके से बनाते थे, जैसे चले आता था। लेकिन धीरे धीरे इंडियंस ने भी यूरोपियंस की आर्किटेक्चर को यूज करना शुरू किया और यूरोपियन आर्किटेक्चर, और उन्होंने उसको भी अपना लिया। ब्रिटिश ने उसी जगह पे कुछ इंडियन स्टाइल्स को अडॉप्ट किया। जैसे कि आप ये बंगलो देख सकते हो, ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर का, यानी कि ये एक ब्रिटिश इंसान का है, और उसने इसको ऑल ओवर बंगला, जो कि बंगलो से डिराइव हुआ फ्रॉम बंगला, इसको ट्रेडिशनल हट के तरीके से कॉलोनियल बंगलो सेटअप हुआ। इसके आसपास खुले मैदान होते थे, ग्राउंड्स होते थे, और जो ट्रेडिशनल पिच रूफ है और उसके आसपास वरांडा है। इससे क्या होता था कि गर्मी में भी ये जगह ठंडी रहे अंदर की, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता था। और इसमें जो सर्वेंट्स वगैरह के लिए एक अलग जगह होती थी। जो सिविल लाइन के बंगलो होते थे वो रेशियली एक्सक्लूसिव इनक्लेव, वहां पे वाइट्स ही रहते थे। तो सेल्फ सफिशिएंट लाइफ विदाउट डेली सोशल कांटेक्ट विद इंडियंस, क्योंकि वो ज्यादा इंडियन से कांटेक्ट करना पसंद भी नहीं करते थे और वो करते भी नहीं थे। जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी उनके 3 ब्रॉड आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किए गए थे। जैसे ये एक टाउन हॉल है, 2 ऑफ दीज वर डायरेक्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फैशन प्रेवलेंट इन इंग्लैंड, वहां से डायरेक्ट इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। जिसमें फर्स्ट था नियो क्लासिक और न्यू क्लासिकल। इससे जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उस तरीके से इसको पिलर्स बनाए गए थे, और ये ओरिजिनल टिपिकल बिल्डिंग ऑफ एंशिएंट रोम के तरीके से उनको बनाई गई थी। जो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया था उसको रेनेसांस, जो यूरोपियन रेनेसांस जो बहुत पॉपुलर है, उसको रीअडेप्ट करने की कोशिश की गई थी। ब्रिटिश इमेजिन्ड की जो ये स्टाइल है, ये उनकी जो ग्लोरी है इंडिया में, उसको
दिखाने के लिए हेल्प करेगा। ये तो पहला था न्यू क्लासिकल। अब जो टाउन हॉल है, जो मैंने ऊपर फोटो में दिखाया था आपको, ये मेडिटेरेनियन ओरिजिन ऑफ इस आर्किटेक्चर, ऑल्सो थॉट ऑफ ट्रॉपिकल वेदर, क्योंकि यहाँ का वेदर मेडिटेरेनियन जैसा, क्योंकि इंग्लैंड का काफी ठंडा है, तो उस वेदर को देखते हुए भी उन्होंने थोड़ा सा सिमिलर बनाया। टाउन हॉल ये 1833 में बिल्ड हुआ था। ये भी एक कमर्शियल बिल्डिंग थी और इसको कॉटन बूम के टाइम पे इसको बनाया गया था। ये एल्पिन स्टोन सर्कल, जो कि हॉर्निमन सर्कल आफ्टर एन इंग्लिश एडिटर जो सपोर्ट करते थे इंडियन नेशनलिस्ट को, उनके मॉडल से, इटली के मॉडल से सपोर्ट करते हुए उसको बनाया गया। पहले वाला एंशियंट रेनेसांस वाला था, रोम के उससे। दूसरा वाला ये इटली के उससे है। और इनके ग्राउंड लेवल पे शील्ड ऑफ शॉपर्स एंड पेडेस्ट्रियंस फ्रॉम, जैसे सपोज कोई भी जा रहा है तो उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे सपोज आप अंदर से अगर जाओगे तो आपको पेडेस्ट्रियंस को धूप से भी थोड़ी सी बचाव हो जाएगा, या बारिश है तो आप नीचे एक तरीके से इनके छत का शील्ड का काम करेंगे इनके ऊपर। एक दूसरा था नियो गॉथिक स्टाइल। ये हाई पिच्ड रूफ होती है पॉइंटेड आर्क के साथ, मतलब पॉइंटेड इस तरीके की आर्क के साथ रूफ बनाई जाती है। ये स्ट्रक्चर आपको चर्चेज में स्पेशली दिखेगा। नॉर्दर्न यूरोप के तरीके का ये स्ट्रक्चर है, जिसको आप नियो गॉथिक या न्यू गॉथिक स्टाइल कहा जाता है। ये इंग्लैंड में बहुत चलता था और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने उसको कॉपी करते हुए उस चीज को अडेप्ट किया और सी की तरफ एक सेक्रेटरीट बनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और हाई कोर्ट, ये दोनों, अगर आपसे एग्जाम्पल देना हो तो आप ये दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो जो नियो गॉथिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हैं। जैसे आप देख सकते हो इनकी पॉइंटेड आर्च है, ये किस स्ट्रक्चर से बनाया गया है? नियो गॉथिक। तो ये तीन स्ट्रक्चर, हमने तीनों की बात की इसमें। पहला रेनेसांस से रिलेटेड था, दूसरा इटली से, और तीसरा वाला ये नॉर्थ यूरोपियन एरिया के हिसाब से। इंडियंस भी मनी देते थे इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। जो यूनिवर्सिटी हॉल था, इसकी मनी श्री कौंसजी जहांगीर रेड्डी मोनी ने, इन्होंने दी थी। ये एक रिच पारसी मर्चेंट थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्लॉक टावर जो था, वो भी ऐसे ही किसी बैंकर ने फंड किया। तो मतलब इंडियंस फंड करते थे और उन्होंने उनमें फिर उनके पास अथॉरिटी होती थी कि वो अपने किसी फैमिली का नाम भी दे सकते थे। राजा बाई टावर है तो वो उन्होंने अपनी मॉम के नेम पे रखवाया। इंडियन जो मर्चेंट्स थे वो न्यू गॉथिक स्टाइल को अडॉप्ट करने में बहुत खुश थे, क्योंकि वो इंग्लिश के फॉरेन के टेस्ट जैसा था और उनको लगता था कि वो मॉडर्न हो रही है जगह जगह, अब हमारे यहाँ मतलब ग्रोथ हो रही है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था ये नियो गॉथिक स्टाइल कॉपी करना। विक्टोरिया टेरेंस स्टेशन और हेडक्वार्टर ऑफ ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, जो रेलवे कंपनी का हेडक्वार्टर था, ये भी नियो गॉथिक स्टाइल में ही बनाए गए हैं। मतलब ये काफी पॉपुलर स्टाइल रहा होगा। जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी काफी सारी मनी इन्वेस्ट की रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्राउड फील करते थे कि उन्होंने इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क बना डाला। और काफी सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जैसे कि बॉम्बे सेंट्रल बॉम्बे स्काई लाइन, ये भी नियो गॉथिक स्टाइल में थी। तो अभी सब कुछ नियो गॉथिक में ही चल रहा है। देखो इसमें भी पॉइंटेड सा, ये भी विक्टोरिया टेरम रेलवे स्टेशन है, तो इसको भी नियो गॉथिक स्टाइल में बनाया गया है। अब 20th सेंचुरी के आसपास एक न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चरल स्टाइल आ गया। इसमें हाइब्रिड में क्या हुआ, इंडियंस का स्टाइल और जो ब्रिटिश का स्टाइल है ये ना मिक्स हो गया। अब क्योंकि किसी को ब्रिटिश पसंद आ रहा था, किसी को यूरोपियन स्टाइल पसंद आ रहा है, किसी को इंडियन स्टाइल पसंद आ रहा है। तो ये जो नया हाइब्रिड आर्किटेक्चर स्टाइल आया, ये इंडियन विद यूरोपियन, इंडोस्केस्टिक, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आप याद रखिएगा। इंडो शॉर्ट एंड फॉर हिंदू एंड सार्क्सन, ये यूरोपियंस के लिए यूज होती थी टू डेजिग्नेट मुस्लिम। तो उस तरीके का जो स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गया था। और काफी सारी जो एंशिएंट मेडिवल टाइम की जो बिल्डिंग्स, जो कि छतरी और जाली और आर्चेस होती थी ऊपर की, वो इसी तरीके की जो पब्लिक आर्किटेक्चर था वो इस जो इंडो सार्सियनिक जो स्टाइल था, गेटवे ऑफ इंडिया जो है,
वो भी इसी स्टाइल से लेके, जो ट्रेडिशनल बिल्ड इन ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल। किंग जॉर्ज 5 और उनकी क्वीन मैरी को 1911 में वेलकम करने के लिए ये बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है गुजराती स्टाइल का। इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा, जो कि बहुत पॉपुलर नाम है, उन्होंने ताजमहल होटल, जो कि ताज होटल अब हम सबको पता ही है कितना पॉपुलर होटल है, उन्होंने उसको सिमिलर स्टाइल में, उसी गुजराती स्टाइल में जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया बना है, उसी स्टाइल में उन्होंने उस होटल को भी बनवाया था। और ये इंडियन एंटरप्राइज का एग्जाम्पल है। और ये जो बिल्डिंग थी वो रैशनली, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको चैलेंज करती थी, क्योंकि ये होटल वाज रेशियली एक्सक्लूसिव क्लब्स थे यहाँ पे। और होटल्स मेंटेन्ड बाय ब्रिटिश, क्योंकि ये एक इंडियन ने इस होटल को बनाया था और इतना अमेजिंग, इतना बड़ा ग्रैंड होटल बनाया था। इंडियन लोकेलिटीज जो बॉम्बे में थी वो ट्रेडिशनल स्टाइल्स में डेकोरेटेड होती थी, वो अपने पुराने तरीके से ही उसको डेकोरेट करते थे। और आपको स्पेसेस काफी कम दिखेंगी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी, तो भरा भरा रहता था। आपको काफी अलग अलग स्टाइल की एक बिल्डिंग दिखेंगी, वो है चौल या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें एक ही रूम में ना जाने कितने सारे लोग रहते हैं। मतलब ये एक चौल है, इसमें अलग अलग रूम होंगे और एक रूम में बहुत सारे बेड लगे और लोग शेयर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिंगल सिंगल रूम होते हैं चौल में, और काफी सारी फैमिलीज उस एक ही एरिया को शेयर करती हैं। इस तरीके से उसको बनाया जाता है। अब व्हाट बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स टेल, ये जो हमने पढ़ा अभी अलग अलग स्टाइल्स थे, ये हमें एस्थेटिक आइडियल्स जो उस वक्त क्या चल रहा था और वक्त के साथ कैसे 19th सेंचुरी में हम रोम का रेनेसांस, यूरोपियन रेनेसांस और इटली का स्टाइल और नॉर्थ यूरोप का स्टाइल देख रहे थे, और 20th के आते आते हम इंडो सेरेसेनिक यानी कि हम हाइब्रिड स्टाइल देखने लग गए। तो ये चेंज होता है ना वक्त के साथ, टाइम का, और वो आइडिया का जो वेरिएशन है वो हमें आर्किटेक्चर के थ्रू पता चलता है। और जिसने बिल्डिंग बनाई उसका विजन क्या था। रूलर्स एवरीवेयर अपनी पावर शो करने के लिए इन बिल्डिंग्स को बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर वक्त में क्या वो कन्विंस करना चाह रहे थे इस स्ट्रक्चर से, कैसी ब्रिक्स, स्टोन्स, पिलर्स, आर्चेस, किस तरीके की डूम यानी कि ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया, स्लांटिंग बनाया गया है, पॉइंटेड बनाया गया है, सर्कुलर बनाया गया है, ये सब कुछ बहुत सारी बातें इंडिकेट करता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल सिर्फ ये नहीं बताता कि उन्हें क्या पसंद था या उस वक्त क्या पॉपुलर था, हमें ये भी पता चलता है कि वो किस स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते थे। और काफी सारे जो यूरोपियन आइडियल्स थे उनको काफी इंडियंस ने रिजेक्ट भी किया और कुछ ने एक्सेप्ट भी किया। तो ये सब बातें कॉलोनियल आइडियल्स की और उस वक्त के चेंजेस की, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की, नेशनलिज्म की, और हर जगह में कैसे बॉम्बे में अलग चल रहा है, कैलकाटा में अलग, मद्रास में अलग, तो रीजन टू रीजन और वक्त के हिसाब से हर जगह का चेंज, ये सब कुछ हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल बताता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर 12 कॉलोनियल सिटीज। इससे रिलेटेड मैं एक नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की वीडियो भी प्रिपेयर कर दूंगी, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब मैं प्रिपेयर कर दूंगी। तो कोई भी डाउट होगा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।